गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज आप हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग जो है उसी हेडिंग पे आज अपन बात करेंगे सहायक अनुक्रम के सिद्धांत। यानी अपन ने हेडिंग बना रखी है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। वास्तव में प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस होते क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों है, या प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस जो है दोस्तों वो बनाने वाला व्यक्ति कौन था और इसका जो शुरुआत में जो चीज़ें शामिल की गई या कितनी संख्या में इनको लिया गया, ये सारी बातें जो हैं दोस्तों वो आज के इस वीडियो सेशन में अपन लोग करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों पीछे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है और आगे जो भी कंटेंट डाले जाएंगे वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। दोस्तों ये छोटा छोटा पड़ाव है, छोटे छोटे यूं समझिएगा कि एक प्रैक्टिकली या छोटी छोटी एक थ्योरेटिकली बातें हैं जो इनको आप धीरे धीरे अगर सीख पाएंगे तो आपके पास में बहुत सारा लाइब्रेरी साइंस का मटेरियल जो है वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा दोस्तों, सेव हो जाएगा। अपन प्रयास जो है दोस्तों प्रारंभ से यही कर रहे हैं कि आपकी बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके दिमाग में हूबहू क्या हो, जैसी लाइब्रेरी साइंस की बुक्स में छपी हैं वैसी की वैसी क्या हो आपके दिमाग में छप सके। तो बात करेंगे दोस्तों सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सहायक अनुक्रम के सिद्धांत। सहायक अनुक्रम के सिद्धांत होते कौन से हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है, ये बनाने वाला व्यक्ति कौन था। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हिंदी में लेते हैं। इनका हिंदी में नाम है सहायक अनुक्रम के सिद्धांत। सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, ये तो है दोस्तों इनका हिंदी में नाम सहायक अनुक्रम के सिद्धांत। पहली बात करें तो यानी पहली बात करें दोस्तों इसका क्या नाम है, तो ये है सहायक अनुक्रम के सिद्धांत। और बात करेंगे दोस्तों इनके आगे की, इसका इन सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इनका प्रयोग क्यों किया गया है, आवश्यकता क्यों गई। यानी एक पुस्तकालय में बोले तो दोस्तों एक लाइब्रेरी में क्या करने के लिए, एक पुस्तकालय में पुस्तकों का सहायक अनुक्रम में, एक पुस्तकालय में पुस्तकों का सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापन, सहायक अनुक्रम में क्या दोस्तों व्यवस्थापन किस लिए किया गया। सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापन इसलिए किया गया दोस्तों, सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापन इसलिए किया गया कि पुस्तकें जो है व्यवस्थापन इसलिए किया गया कि पुस्तकें जो है वो पाठक को क्या हो जाए दोस्तों, पाठक को आसानी से प्राप्त हो जाए, पाठक को आसानी से क्या हो जाए दोस्तों, आसानी से प्राप्त हो जाए। इसलिए किसका निर्माण किया गया है दोस्तों, इसलिए पुस्तकालय विज्ञान में सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों का क्या किया गया है दोस्तों, निर्माण किया गया है। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इसलिए बनाया गया है कि पुस्तकों को क्या किया जाए दोस्तों, एक निश्चित स्थान पे रखा जाए या उनका व्यवस्थापन एक निश्चित स्थान पे किया जाए तो वो पुस्तकें क्या हो, आसानी से किसको मिल जाए दोस्तों, पाठकों को मिल जाए। अब व्यवस्थापन कैसे मित्रों, व्यवस्थापन ऐसे, जैसे आप देखिएगा व्यवस्थापन कैसे, तो उसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। व्यवस्थापन ऐसे जैसे समान विषयों की पुस्तक, समान विषयों की पुस्तक कहाँ रखी जाए, देखो समान विषयों के साथ रखी जाए। समान विषयों की पुस्तकें समान विषयों के साथ में क्या हो जाए दोस्तों, समान विषयों की पुस्तकें संबंधित विषयों के साथ में, यानी समान की जगह यहाँ संबंधित कर लीजिएगा दोस्तों। समान विषयों की पुस्तकें संबंधित विषयों के साथ क्या की जाए दोस्तों, संबंधित विषयों के साथ रखी जाए। संबंधित विषयों के साथ में क्या की जाए भाई, रखी जाए। यही क्या है दोस्तों, यही सहायक अनुक्रम है। यही क्या है दोस्तों, सहायक अनुक्रम है। और बात करेंगे दोस्तों इस सहायक अनुक्रम का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यानी फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, यानी सहायक अनुक्रमों का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो भी आप याद रखिएगा कि फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, यानी इसका सहायक अनुक्रम का पिता फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, यानी इनका पिता किसे कहा गया, तो वो भी आप याद रखिएगा। इसका पिता जो है दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगानाथन को, इनका पिता जो है दोस्तों
वो किसे कहा गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से कि फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस ये किसे कहा गया? तो ये कहा गया डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन को। किसे कहा गया? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, एस.आर. रंगानाथन को फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन को। बात करें दोस्तों, रंगानाथन ने इन सिद्धांतों का कितने स्वरूपों में इसको बांटा था, या डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने सहायक अनुक्रमों के सिद्धांतों का व्यवस्थापन करते हुए कितने सिद्धांत बताए थे? तो वो भी आप यहाँ से याद रख लीजिएगा मित्रों। ये इन्होंने बताए थे कुल 8 सिद्धांत। ये इन्होंने बताए थे कुल कितने सिद्धांत? 8 सिद्धांत बताए थे। और ये 8 सिद्धांत जो है दोस्तों, ये 8 सिद्धांत जो है वो अपने अपने यूं समझिएगा, ये 8 जो सिद्धांत है दोस्तों, ये अपने सबके अलग अलग स्वरूपों में, सब क्या है दोस्तों, अलग अलग स्वरूपों में क्या करते हैं, अलग अलग स्वरूपों में क्या करते हैं दोस्तों, पुस्तकों के व्यवस्थापन की, पुस्तकों के व्यवस्थापन की क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं या वकालत करते हैं। यानी पुस्तकों के व्यवस्थापन की क्या करते हैं दोस्तों, पुस्तकों के व्यवस्थापन की वकालत करते हैं। यानी क्या करते हैं दोस्तों, उसकी अपन बात करेंगे। पुस्तकों के व्यवस्थापन की वकालत कैसे करते हैं? 8 सिद्धांत होते कौन कौन से हैं? इन सिद्धांतों को आप किस तरीके से याद रखें, एक बार आप पढ़ लें तो इनको तरीका कैसे आपको याद रखा जा सके, उन सब सिद्धांतों की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे दोस्तों, ये 8 सिद्धांत है कौन कौन से, तो उनकी देखो चर्चा कर लेते हैं अपन 8 सिद्धांतों की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, इनके लिए आपको नाम याद रखना है। सबसे पहला सिद्धांत है, यानी 8 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है दोस्तों, वो है परवर्ती काल का सिद्धांत। परवर्ती काल का सिद्धांत, यानी पहला जो है दोस्तों वो है परवर्ती काल का सिद्धांत। बात करें दोस्तों परवर्ती काल में क्या है, साथ ही बात करें दोस्तों दूसरा, तो दूसरे का आप नाम याद रखिएगा। पहले तो इनके नाम ही आपको याद रखने दोस्तों, परवर्ती काल का सिद्धांत। और बात करें दोस्तों दूसरे का, तो दूसरा जो है ये है परवर्ती विकास का सिद्धांत। दूसरा जो है दोस्तों ये है परवर्ती विकास का सिद्धांत। दूसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या भाई, परवर्ती विकास का सिद्धांत। यानी पहला काल का सिद्धांत और दूसरा किसका दोस्तों, तो दूसरा है वो है विकास का सिद्धांत। बात करेंगे दोस्तों तीसरा, तो तीसरा आप याद रखिएगा, तीसरा जो बनेगा वो बन जाएगा दोस्तों स्थानीय समीपता का सिद्धांत। तीसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा स्थानीय समीपता का सिद्धांत, स्थानीय समीपता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत। बात करेंगे दोस्तों चौथे की, तो चौथा भी आप याद रखिएगा। चौथा आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, ये 2 भागों में बटा हुआ है। चौथा है दोस्तों ये है परिमाप, चौथा है वो है परिमाप का सिद्धांत। चौथा जो बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा किसका सिद्धांत, तो आप याद रखिएगा चौथा बन जाएगा परिमाप का सिद्धांत। बात करेंगे दोस्तों पांचवा, तो पांचवा भी आप याद रखिएगा। पांचवा जो है दोस्तों वो प्रदर्शित करेगा किसको, तो वो प्रदर्शित करेगा जटिलता को। वो प्रदर्शित करेगा किसको भाई, जटिलता को। इसलिए इसका नाम बनेगा दोस्तों जटिलता वृद्धि का सिद्धांत। यानी पांचवा बन जाएगा वो बन जाएगा क्या भाई, जटिलता वृद्धि का सिद्धांत। यानी 5 हो गए हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों 6 नंबर की, तो 6 का जो बनेगा वो बन जाएगा प्रमाणिक अनुक्रम का सिद्धांत। 6 नंबर का जो बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा प्रमाणिक अनुक्रम का सिद्धांत। प्रमाणिक अनुक्रम का सिद्धांत जो है दोस्तों ये बन जाएगा कौन से नंबर का, तो ये बन जाएगा 6 नंबर का। साथ ही बात करेंगे दोस्तों 7 का, तो 7 का बनेगा वो बनेगा साहित्यिक मांग का सिद्धांत। 7 नंबर बन जाएगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, साहित्यिक मांग का सिद्धांत। और किसी न किसी एग्जाम में पिछले 5 वर्षों में अगर बात करें दोस्तों, तो लाइब्रेरी साइंस में होने वाले जो भी एग्जाम है उनमें साहित्यिक मांग का सिद्धांत जो है दोस्तों वो किसी न किसी एग्जाम में क्या है, पूछा गया है। बात करेंगे दोस्तों 8 नंबर का, तो 8 में भी आप याद रखिएगा दोस्तों, 8 का जो बनेगा वो बन जाएगा वर्णानुक्रम का सिद्धांत। तो 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। 8 महत्वपूर्ण सिद्धांतों से किससे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, कैसा प्रश्न पूछा गया है, उन सब की अपन क्या करेंगे दोस्तों, बात कर लेंगे। यानी 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत है और 8 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में दोस्तों किस सिद्धांत में किसका जिक्र किया गया है वो सारी बातें शामिल करेंगे। पहला है दोस्तों प्रवर्ती काल का सिद्धांत। पहला है क्या भाई,
प्रवर्ती काल का सिद्धांत। दूसरा है दोस्तों प्रवर्ती विकास का सिद्धांत। तीसरे की बात करें दोस्तों तो स्थानीय समीपता का सिद्धांत, यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तीसरे से बात करेंगे कैसा प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा चौथा है दोस्तों ये परिमाप का सिद्धांत। ये परिमाप का सिद्धांत भी दो भागों में बटा हुआ है, यानी दो भाग है इसके दोस्तों। एक तो है मात्रा वृद्धि, एक तो है इसका भाग क्या है दोस्तों मात्रा वृद्धि, और दूसरा इसका भाग है वो है मात्रा कमी। दूसरा इसका भाग है वो क्या है दोस्तों, तो वो है मात्रा कमी। मात्रा वृद्धि तो क्या होती है और मात्रा कमी क्या होती है, उन दोनों की भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। साथ ही दोस्तों जटिलता वृद्धि, इसके अलावा प्रमाणिक अनुक्रम, और बात करें दोस्तों साहित्यिक मांग का सिद्धांत। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों जहां से साहित्यिक मांग का सिद्धांत जो है वो पूछा नहीं गया है। यानी 5 वर्षों में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों जहां पर साहित्यिक मांग, बोलते हैं दोस्तों लिटरेटरी वारंट, बोले तो लिटरेटरी वारंट। लिटरेटरी वारंट जो है दोस्तों, ये इस शब्द का परिवर्तन किसने किया था, इस शब्द का परिवर्तन जो है वो किसने किया था, कुछ किताबों में लिखाएगा दोस्तों लिटरेटरी वारंट। यानी लिटरेटरी वारंट जो कई जगह लिखाएगा विद्यमान हुल में, कई जगह लिखाएगा दोस्तों क्या, विद्यमान हुल में, और कुछ जगह लिखाएगा विद्यमान हुल में की जगह WT हुल में, WT हुल में। तो बात दोस्तों एक ही है, ये विद्यमान हुल में इस सिद्धांत का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो जब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। साथ ही दोस्तों वर्णानुक्रम का सिद्धांत, ये है अल्फाबेटिकल मेथड। अल्फाबेटिकल मेथड मतलब किसी भी सिद्धांत की अगर बात करें जहां पर अल्फाबेटिकल डिवाइस के रूप में यानी किसी चीज का प्रयोग किया गया हो। जैसे देखिएगा दोस्तों सीसी में बात करें तो सीसी में डी है, सीसी में डी जो है वो है, डी जो है दोस्तों वो इंजीनियरिंग है। सीसी में डी जो है वो क्या है दोस्तों, इंजीनियरिंग है। बात करेंगे दोस्तों इस इंजीनियरिंग के आगे बढ़ते हुए, जैसे डी में क्या है दोस्तों, डी में 5125, डी में 5125, तो डी में 5125 जो है दोस्तों वो साइकिल है। डी में 5125 क्या है दोस्तों, साइकिल है। मान लीजिए आप इसी साइकिल को डी 5125 साइकिल को क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए आप हीरो साइकिल में बदलें, तो आपने लिखा दोस्तों डी 5125H, डी 5125H, तो वास्तव में ये क्या है दोस्तों, तो ये है हीरो साइकिल। ये क्या है दोस्तों, ये है हीरो साइकिल। ये क्या है दोस्तों, हीरो साइकिल। यानी करने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीजों को भी अगर आप जोड़ते हुए चले तो आपके दिमाग में प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो है दोस्तों वो आपके दिमाग में आ जाएंगी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इन प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस का विवरण क्यों प्रस्तुत किया गया। पुस्तकों का सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापन या सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापन इसलिए किया गया कि समान विषय की पुस्तकें जो है वो संबंधित विषयों के साथ ही क्या हो दोस्तों रखी जा सके। मान लीजिए कहीं पर एग्रीकल्चर की बुक है और एग्रीकल्चर की बुक जो है उसको आपने उठा के मान लीजिए टेक्नोलॉजी के पास रख दिया, तो उसका क्या है वहां तक दोस्तों पाठक पहुंच ही नहीं पाएगा। मान लीजिए बॉटनिकल पार्ट की पुस्तकें हैं, आपने बॉटनिकल के साथ में कोई फ्लावर्स से रिलेटेड या आपने कोई फूड से रिलेटेड या आपने कोई फलों से यानी जो फ्रूट्स है उनसे रिलेटेड कोई पुस्तक रखी, तो शायद पाठक जो है दोस्तों वो एक पुस्तक के साथ पहुंचते पहुंचते दूसरी पुस्तक के पास भी पहुंचेगा। आप यूं समझिए कि जिस पुस्तक को कोई यूजर मिल ही नहीं पा रहा था या जिस पुस्तक की कोई क्या नहीं हो पा रही थी, वैल्यू नहीं बढ़ पा रही थी, उपयोगिता नहीं बढ़ पा रही थी, उस पुस्तक को कोई पाठक नहीं मिल पा रहा था दोस्तों, उस पुस्तक को भी क्या मिल पाएगा, पाठक मिल पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर S.R. रंगानाथन के 5 लॉज की क्या हो पाएगी दोस्तों, अनुपालना हो पाएगी। यानी प्रत्येक पुस्तक को पाठक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ पाठक को भी क्या मिल पाएगी दोस्तों, एक अच्छी और नई प्रकार की पुस्तक मिल पाएगी। और ये किसकी वजह से होगा, तो ये होगा प्यारे मित्रों हेल्पफुल सीक्वेंस की वजह से, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस की वजह से, सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों की वजह से ऐसा होगा। तो पूरे सिद्धांत दोस्तों 8 है, आप याद कर लीजिएगा। प्रवर्ती काल का सिद्धांत, प्रवर्ती विकास का सिद्धांत, स्थानीय समीपता का सिद्धांत, परिमाप का सिद्धांत, जटिलता वृद्धि का सिद्धांत, प्रमाणिक अनुक्रम का सिद्धांत, साहित्यिक मांग का सिद्धांत और वर्णानुक्रम का सिद्धांत। बात करेंगे दोस्तों प्रत्येक सिद्धांत में कौन सी चीज कहाँ और कैसे शामिल की गई है, तो उसका भी अपन क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों। यानी सबसे पहला सिद्धांत जो बनेगा, सबसे पहला जो सिद्धांत बनेगा अपना वो बनेगा प्रवर्ती काल का सिद्धांत। यानी पहला जो सिद्धांत बनेगा दोस्तों अपना पहला सिद्धांत बनेगा वो बनेगा प्रवर्ती काल का सिद्धांत। प्रवर्ती काल का सिद्धांत वास्तव में दोस्तों ये काल ये इंडिकेट किसे करता है, देखो प्रवर्ती काल का सिद्धांत ये किस बात को बताता है। यहाँ पर अपन देखो सीधी सीधी बात करें दोस्तों, प्रवर्ती काल का सिद्धांत, काल का मतलब दोस्तों ये काल यानी इसको बताता है। काल बोले तो ये काल का मतलब समय को बताता है। किसको बताता है भाई, समय को बताता है। समय को
बताता है। ये सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, ये सिद्धांत क्या कहता है, देखो इस सिद्धांत की सीधी सीधी बात करेंगे दोस्तों कि यह सिद्धांत किस बात की ओर इंडिकेट करता है, तो आप इसको इस तरीके से याद कीजिएगा कि यह सिद्धांत जो है वो वर्गीकरण पद्धतियों में, यह सिद्धांत जो है वो वर्गीकरण पद्धतियों में इस बात पर जोर देता है, देखो किस बात पर जोर देता है, ये जोर देता है कि कोई भी विषय जिस अनुक्रम में, यानी कि जिस समय में विकसित हुआ है, जिस समय में क्या हुआ है दोस्तों, जिस समय में विकसित हुआ है, विकसित का मतलब क्या दोस्तों, विकसित का मतलब वो बना है, तो उस बनने वाले विषय के अनुसार, ये सिद्धांत कहता है कि जो विषय पहले बने दोस्तों, विषय से आप यहाँ पर और भी नाम ले सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं विषय के अलावा आप यहाँ पर किसी का पाठ्यक्रम ले सकते हैं, या किसी सब्जेक्ट की क्या है दोस्तों उत्पत्ति, यानी कि उसका विकास कब हुआ वो आप ले सकते हैं, यानी किस काल में उसका विकास हुआ। तो ये जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि जो विषय पहले बने उनका क्रम पहले तथा जो विषय बाद में बने उनका क्रम क्या हो दोस्तों, उनका क्रम बाद में हो, ऐसा ये सिद्धांत क्या करता है दोस्तों, वकालत करता है। उनका क्रम क्या हो दोस्तों, बाद में हो, इसकी यह सिद्धांत क्या करता है, वकालत करता है। यानी जो चीज पहले बनी है वो पहले आनी चाहिए, और जो चीज बाद में बनी है दोस्तों वो क्या आनी चाहिए, बाद में आनी चाहिए। इसका मैं दोस्तों एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि काल जो है दोस्तों ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये काल जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, तो उसको भी अपन ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे अपन चलेंगे दोस्तों सीसी में, और सीसी में भी बात करेंगे दोस्तों, सीसी का 6th रिवाइज्ड एडिशन, सीसी का कौन सा एडिशन, 6th रिवाइज्ड एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सीसी में मेन क्लास लेंगे दोस्तों अपन क्यू, सीसी में मेन क्लास लेंगे क्या, क्यू। अब क्यू की बात करें दोस्तों तो क्यू क्या है, तो क्यू है दोस्तों वो है धर्म, क्यू है वह क्या है दोस्तों, धर्म है, यानी कि बोले तो धर्म है दोस्तों, धर्म है यानी रिलीजन है। और ये रिलीजन क्या करता है दोस्तों, तो रिलीजन में कौन सी चीज कब बनी, कैसे बनी, कौन सा धर्म दुनिया का सबसे नया धर्म है, उन सब को एक साथ अपन सीसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं मित्रों, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे क्यू दोस्तों वो धर्म है, तो कहीं लिखा रहेगा जैसे Q1, कहीं लिखा रहेगा दोस्तों Q1 क्या है, वही लिखा रहेगा Q2, कहीं लिखा रहेगा दोस्तों Q3, ऐसे ही कहीं लिखा रहेगा Q4, ऐसे ही लिखा रहेगा दोस्तों Q5, और ऐसे ही लिखा रहेगा Q6, और ऐसे ही लिखा रहेगा दोस्तों Q7। अब सब धर्मों की बात करेंगे दोस्तों, किस धर्म की उत्पत्ति कब हुई है और उनका सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापन करने की मांग ये जो सिद्धांत करता है, ये कैसे करता है, किस तरीके से करता है, उस सब की अपन यहाँ बातें क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे दोस्तों। क्यू धर्म है, क्यू क्या है, धर्म है, किसके अकॉर्डिंग है, सीसी की मेन क्लास, और सीसी में भी किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, 6 रिवाइज एडिशन। और ये रिवाइज एडिशन 6 सीसी का कब प्रकाशित किया गया था भाई, सन 1963 में प्रकाशित किया गया था। तो वहां से अपन क्या करें दोस्तों, बात करें Q1 की बात करें दोस्तों, तो Q1 जो है ये है पूर्व वैदिक, यानी ये हिंदू धर्म है दोस्तों, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की बात करें तो कौन सा हिंदू धर्म, ये है पूर्व वैदिक हिंदू धर्म है, पूर्व वैदिक हिंदू धर्म, यानी पूर्व वैदिक हिंदू धर्म दोस्तों वो क्या है, Q1 है। तो वहीं बात करेंगे दोस्तों Q2 की, तो ये Q2 जो है दोस्तों ये है उत्तर वैदिक, ये है क्या दोस्तों, ये है उत्तर वैदिक हिंदू धर्म, ये है क्या दोस्तों, उत्तर वैदिक हिंदू धर्म। यानी धर्म की चर्चा करें अपन, किसकी चर्चा करें दोस्तों, धर्म की चर्चा करें, क्यू धर्म है। और दो धर्म सबसे पहले बने, पहला बना पूर्व वैदिक और दूसरा बना दोस्तों क्या, उत्तर वैदिक। दोनों है क्या मित्रों, तो दोनों जो है वो क्या है दोस्तों, दोनों क्या है, दोनों हिंदू धर्मी है। कौन से धर्म का स्वरूप है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा हिंदू धर्मी है। और उसके बाद में अन्य धर्मों की क्या होती है दोस्तों, उत्पत्तियां होती हैं। अन्य धर्मों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ने लिखा है Q3, तो Q3 में क्या है दोस्तों, Q3 जो है मित्रों वो है जैन धर्म, Q3 जो है वो है क्या भाई, वो है जैन धर्म, Q3 जो है दोस्तों वो है जैन धर्म। तो वही Q4 क्या है दोस्तों, तो वो भी आप याद रखिएगा, जैन धर्म के बाद में जो बना था दोस्तों वो बना था बौद्ध धर्म, वो बना था क्या, कौन सा धर्म है भाई, बौद्ध धर्म। यानी धर्म की उत्पत्ति है दोस्तों हिंदू धर्म, दोनों हिंदू है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बात करेंगे दोस्तों Q5 की, तो Q5 जो है मित्रों
वो बन जाएगा कौन सा धर्म है, तो वो बन जाएगा वैष्णव धर्म है। वो बन जाएगा कौन सा धर्म है, वैष्णव धर्म। दोस्तों एक समय था जब शैव थे, वैष्णव थे, जो शिव को क्या मानते थे, आराध्य, जो विष्णु को आराध्य मानते थे। वैसे अपना टॉपिक जो है दोस्तों लाइब्रेरी साइंस है, तो अपन हिस्ट्री की बातें शामिल नहीं करके सीधी सीधी बातें यहाँ पर क्या करेंगे, शामिल करेंगे। पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म। साथ ही बात करें दोस्तों सिक्स में क्या है, Q6 में क्या है दोस्तों, तो Q6 में है दोस्तों वो है ईसाई धर्म है। Q6 में जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, ईसाई धर्म है। और बात करेंगे दोस्तों Q7 में क्या है, तो Q7 जो है दोस्तों वो है कौन सा धर्म है, वो है इस्लाम धर्म। वो है दोस्तों कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म है। अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों ऐसा कि दुनिया का सबसे नवीनतम धर्म कौन सा है दोस्तों, तो नवीनतम धर्म जो है दोस्तों वो इस्लाम धर्म है। नवीनतम धर्म जो है वो कौन सा है दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति समय अनुसार जिसकी उत्पत्ति है दोस्तों, वहां पर अपन बात करें दोस्तों वो कौन सा धर्म है, वो इस्लाम धर्म है। वैसे दोस्तों आपको याद रखना है धर्म की बात से, यानी धर्म जो है दोस्तों वो धम्ब धातु से बना हुआ है। धर्म जो है वो दम्भ धातु से बना हुआ है। और सभी धर्म जो है दोस्तों वो क्या है, एक है। सब धर्म एक ही, सबको एक रहने और या भगवान को या परमात्मा को जो एक मानने की जो वकालत करते हैं दोस्तों, यानी सभी धर्मों में क्या निहित है, अच्छाइयाँ निहित है। अपन किस धर्म को किस तरीके से ग्रहण करते हैं, उसकी अच्छाइयों को कैसे ग्रहण करते हैं, वो अच्छाइयाँ ही जो है दोस्तों वो अपने आप को क्या कर देती हैं, रिप्रेजेंट कर देती है। एक धर्म में कुछ बुरे आदमी होने से, या यूं समझिएगा कि 5% लोग खराब होने की वजह से पूरा धर्म क्या नहीं होता है दोस्तों, खराब नहीं होता है। सभी में अच्छा ही निहित है। अपने को तो याद रखना है क्या भाई, अपने को तो याद रखना है दोस्तों काल के अनुसार, यानी परवर्ती काल के अनुसार। ये क्या है दोस्तों, इनका काल है। काल बोले तो समय है, और समय के अनुक्रम में किस प्रकार इनका विकास हुआ है उसकी अपन ने क्या की है दोस्तों, यहाँ पर चर्चा की है। जैसे Q1 है दोस्तों, Q जो है वो धर्म है, किसके अकॉर्डिंग, सीसी के अकॉर्डिंग। और सीसी में भी कौन सा संस्करण, सीसी का 6th रिवाइज एडिशन जो सन 1963 में प्रकाशित किया गया था, इस संस्करण के अनुसार Q धर्म है। Q1 में पूर्व वैदिक हिंदू धर्म, और Q2 में क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक हिंदू धर्म है। अदर इधर बात करें Q3 जैन धर्म, Q4 है जो वो बौद्ध धर्म है दोस्तों, Q5 वैष्णव, Q6 है वो ईसाई, और Q7 जो है वो क्या है दोस्तों, इस्लाम धर्म है। यानी कहने का मतलब कैसे एक विषय का जो विकास जो हो रहा है वो किस काल के अनुसार हो रहा है। तो जो पहले बनने वाले विषय हैं उनको पहले, और जो बाद में बनने वाले विषय हैं दोस्तों उनको बाद में क्या किया जाता है दोस्तों, व्यवस्थित किया जाता है। और इसी प्रकार का जो व्यवस्थापन करने का कार्य है दोस्तों, यही क्या कहलाता है, तो यही आपको याद रखना है, यही प्रवर्ती काल का सिद्धांत जो है दोस्तों वो कहलाता है। दोस्तों ऐसा कैसा सिद्धांत प्रवर्ती विकास का रहेगा, इसमें समय के अनुसार बनने वाले विषयों को जिस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है उसकी वकालत की गई है। तो वही बात करेंगे दोस्तों विकास में किसकी बात करेंगे, तो विकास में भी अपन क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। मेरे हिसाब से ये आपको फंडा एकदम से आपके फिट बैठेगा दिमाग में। तो अपन ने यहाँ धर्म का लिया, आगे काल से संबंधित बात की, आगे अपन दोस्तों किससे संबंधित कर लेते हैं, विकास से संबंधित बात कर लेते हैं। यानी विकास में कहाँ बात करें, तो दूसरा सिद्धांत जो बनेगा दोस्तों, दूसरा सिद्धांत बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत। दूसरा बन जाएगा दोस्तों वो किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत। जैसे वो काल को इंडिकेट कर रहा था दोस्तों, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत। यानी पहला काल को प्रदर्शित कर रहा था, और दूसरा किसे प्रदर्शित करेगा दोस्तों, दूसरा प्रदर्शित करेगा विकास को। यानी दूसरा सिद्धांत कौन सा है दोस्तों, तो वो है प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत। बात करेंगे दोस्तों इस विकास में भी क्या है, देखो इस विकास में भी क्या है, तो आप याद रखिएगा कि जिस क्रम में ये सिद्धांत जिस चीज पर वकालत करता है वो बात है दोस्तों कि जिस क्रम में किसी वस्तु का, जिस क्रम में किसी वस्तु का, जिस क्रम में किसी वस्तु या विषय या व्यक्ति का क्या हुआ हो दोस्तों, वस्तु विषय या व्यक्ति का क्या हुआ हो, व्यक्ति का विकास हुआ हो, व्यक्ति का क्या हुआ हो दोस्तों, विकास हुआ हो, उस क्रम में विकास हुआ हो, उस क्रम में उसको क्या करना दोस्तों, हुआ हो, उस क्रम में उसे प्रदर्शित करना, हुआ हो उसे क्या करना दोस्तों, उसे प्रदर्शित करना, उसे क्या करना भाई, प्रदर्शित करना। क्या कहलाएगा दोस्तों, उसे प्रदर्शित करना जो है दोस्तों वो प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत, प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत जो है दोस्तों वो कहलाएगा। यानी प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत कैसे, जैसे जिस क्रम में उनका विकास हुआ है दोस्तों, वो विकास जो है उसी को क्या किया जाता है दोस्तों, इस काल में प्रदर्शित किया जाता है।
अब विकास की बात करें दोस्तों तो मनुष्य का भी विकास जो है वो धीरे धीरे हुआ है। पहले आदि मानव से मनुष्य जो बना था वो कैसे बना था, अब मनुष्य की उत्पत्ति जो है दोस्तों वो सीसी के 6 का भी रिवाइज एडिशन से कैसे हुई है, उसकी भी अपन यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो आप पहले तो उदाहरण से याद रखिएगा, जैसे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे उदाहरण, और उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों किसके अनुसार, तो आप याद रखिएगा 6 एडिशन। 6 भी कौन सा दोस्तों, रिवाइज एडिशन। कौन सा, तो रिवाइज एडिशन, और वही रिवाइज कब का, 1963 का। और किसका है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा सीसी बोले तो कोलन क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे दोस्तों इस कोलन क्लासिफिकेशन में अपन बात करेंगे किसके, परवर्ती विकास के सिद्धांत की। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जैसे मेन क्लास लिए मैंने एल, मेन क्लास लिए दोस्तों एल। अब एल मेन क्लास अगर आपने ली है दोस्तों, तो एल का मेन क्लास का जो बन जाएगा वो बन जाएगा मेडिसिन। वो बन जाएगा क्या दोस्तों, वो बन जाएगा मेडिसिन। यानी एल मेन क्लास लिए तो वो बन जाएगी दोस्तों क्या भाई, मेडिसिन। अब मेडिसिन में अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अपन यहाँ से एक बिंदु लेंगे दोस्तों L9 जो है वो क्या है दोस्तों, L9 जो है वो यूं समझिएगा एक चाइल्ड थ्योरी है। L9 जो है दोस्तों वो क्या है, एक चाइल्ड थ्योरी है। चाइल्ड थ्योरी मतलब बोले तो एक बच्चे का विकास जो है या एक व्यक्ति का विकास जो है वो कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर इसको ह्यूमन थ्योरी नाम ले लीजिए। चाइल्ड थ्योरी की बजाय आप इसको नाम ले लीजिए क्या दोस्तों, इसको आप ले लीजिएगा ह्यूमन थ्योरी। ह्यूमन थ्योरी यानी मानव का विकास या मानव की थ्योरी या मानव का सिद्धांत। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें भी देखो, इसमें भी अपन बात करेंगे तो अपन लेंगे L9B। अपन सबसे पहले लेंगे दोस्तों L9B। L9B क्या इंडिकेट करता है, देखो सबसे पहले तो अपन ने लिया है L के बाद में लिया है दोस्तों L9 के बाद में लिया है L9B। उसके बाद में अपन लेंगे दोस्तों L9C। उसके बाद में बात करेंगे तो अपन लेंगे L9D, और उसके बाद में दोस्तों बात लेंगे तो वो लेंगे अपन L9E। अब बात करेंगे सबसे पहले किसकी क्या चीज बनती है, यानी ह्यूमन विकास यानी मानव का विकास। तो दोस्तों सबसे पहले आदमी जो होता है वो एक बच्चे के रूप में यानी एक भ्रूण के रूप में होता है, और ये भ्रूण जो है दोस्तों इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियो। यानी ये क्या बनता है, सबसे पहले ये बन जाता है भ्रूण बन जाता है। सबसे पहले क्या बन जाता है दोस्तों, भ्रूण बन जाता है। और L9B जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो भ्रूण को प्रदर्शित कर रहा है। तो वही बात करेंगे दोस्तों L9C को, तो वो छोटा सा भ्रूण जो है वो एक बच्चे के रूप में बन जाता है, एक बच्चे के रूप में बन जाता है दोस्तों। और वो बच्चा क्या हो जाता है, चाइल्ड यानी छोटा शिशु हो जाता है। यानी सबसे पहले एम्ब्रियो यानी भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण के बाद में बात करें दोस्तों तो भ्रूण क्या बन जाता है, शिशु बन जाता है। शिशु के बाद में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर L9D को लिखा है, तो ये L9D जो है दोस्तों ये हो जाएगा यंग। ये हो जाएगा क्या भाई, यंग। यानी यही जो अवस्था है, यही जो विकास का क्रम है, ये विकास का क्रम किस में आ जाएगा दोस्तों, जवान में आ जाएगा। और ई में बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा क्या भाई, ओल्ड। ओल्ड का मतलब यहाँ से वृद्ध या परिपक्व है दोस्तों। ओल्ड का मतलब यहाँ वृद्ध या क्या है दोस्तों, ये परिपक्व है। यानी वृद्ध या फिर क्या हो गया दोस्तों, परिपक्व हो गया। यानी जो समय को प्रदर्शित कर रही थी जो चीजें पहले, अब वो किसको प्रदर्शित कर रही हैं दोस्तों, वो विकास को प्रदर्शित कर रही हैं। विकास को प्रदर्शित कैसे कर रही हैं, उसका आपने यहाँ बेस्ट एग्जांपल देखा होगा। यानी सबसे पहले विकास बोले तो एल क्या है दोस्तों, एल मेडिसिन है। और ये एल मेडिसिन जो है इसमें L9 जो है दोस्तों ये मनुष्य का विकास या ह्यूमन थ्योरी या ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या करता है दोस्तों, प्रदर्शित करता है। वास्तव में बात करेंगे दोस्तों L9B क्या है, तो L9B जो है ये एम्ब्रियो है। यानी सबसे पहले एक बच्चे का कैसे क्या क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। और ये विकास की जो अवस्था है मित्रों, ये विकास की अवस्था जो है यही किसे प्रदर्शित करती है, तो आप याद रखिएगा यही परवर्ती विकास के सिद्धांत को क्या करती है मित्रों, प्रदर्शित करती है। इससे क्या बन जाता है, देखो L9B से बन गया एम्ब्रियो यानी भ्रूण। उसके बाद में L9C से बन गया दोस्तों चाइल्ड बोले तो शिशु। उसके बाद में L9D से बन गया दोस्तों यंग बोले तो जवान। और उसके बाद में L9E से बन गया ओल्ड। ये भी दोस्तों क्या है, विकास की अवस्थाएं हैं कि एक मनुष्य जो है वो सबसे पहले भ्रूण के रूप में बनेगा, शिशु शेषवावस्था में आ जाएगा, और शेषवावस्था से बढ़ता बढ़ता वो किस में आ जाएगा, शेषवावस्था से दोस्तों वो बाल्यावस्था में आ जाएगा, और बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में, और किशोरावस्था के बाद में या तो प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था या परिपक्व अवस्था, इनके रूप में उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक बच्चा जो है वो कैसे विकसित हो रहा है, और उसके विकसित का जो स्वरूप है वो सहायक अनुक्रम के किस सिद्धांत में बताया जा रहा है दोस्तों, तो सहायक अनुक्रम के जिस सिद्धांत में ऐसा बताया जा रहा है वो है प्रवृत्ति
विकास का सिद्धांत। तो दो सिद्धांत हो गए दोस्तों। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा सिद्धांत यानी तीसरा अपना सिद्धांत बनेगा वो बनेगा दोस्तों स्थानीय समीपता का सिद्धांत। यानी सिद्धांत नंबर 3 में अगर बात करेंगे दोस्तों तो वो बन जाएगा क्या भाई, स्थानीय समीपता का सिद्धांत। स्थानीय समीपता का सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम रहेगी दोस्तों। स्थानीय समीपता का सिद्धांत यानी तीसरा सिद्धांत है ये, स्थानीय समीपता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं या कैसे प्रश्न आ सकते हैं उनका अपन यहाँ क्या करेंगे, जिक्र करेंगे दोस्तों। स्थानीय समीपता का मतलब यानी जो विषय जिस विषय के क्या है, समीप है, यानी जो विषय जिस विषय के क्या है, समीप है। समीप का मतलब क्या है दोस्तों, समीप का मतलब है जो समान विषय वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, जो समान विषय वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों, विषय वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, समान विषय वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। तो वो सिद्धांत कौन से हैं, तो समान विषय वस्तु को प्रदर्शित करने वाले, तो वो है दोस्तों स्थानीय समीपता। वो है क्या भाई, वो है स्थानीय समीपता। वो कौन सी सिद्धांत है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा वो है स्थानीय समीपता। अब बात करें दोस्तों इस स्थानीय समीपता की अपन यहाँ से कि ये स्थानीय समीपता से प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो देखो इसमें ये स्थानीय समीपता जो है वो कई रूपों में, यानी यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों अनेक रूपों में क्या है, बटा हुआ है। क्या है, तो आप याद रखिएगा अनेक रूपों में बटा हुआ है। अनेक रूपों में क्या हुआ है दोस्तों, अनेक रूपों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है अनेक रूपों में, तो देखो सबसे पहला तो है तल यानी फर्श से, तल से ऊपर की ओर सिद्धांत, तल से ऊपर की ओर सिद्धांत। दोस्तों यहाँ से नेट में प्रश्न आया हुआ है, इनका कैसा प्रश्न आया हुआ है उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, तो दूसरे की बात करें दोस्तों, ये तो है तल से ऊपर की ओर, और ये है ऊपर से नीचे की ओर सिद्धांत। बात करेंगे दोस्तों इसके अलावा, तो आप याद रखिएगा इसका तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत बनेगा, वो बनेगा बाएं से दाएं की ओर सिद्धांत। बाएं से दाएं की ओर सिद्धांत। तो वहीं इसका चौथा पार्ट बनेगा दोस्तों, चौथा जो पार्ट बन जाएगा वो बन जाएगा दाएं से बाएं की ओर। वो बन जाएगा क्या भाई, दाएं से बाएं की ओर। अब यहाँ से दोस्तों एक यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया है, उसका भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया इसी का पांचवा पार्ट पूछा गया है दोस्तों, घड़ी की दिशा से परिधि की ओर ये जो सिद्धांत है वो किसका उप सिद्धांत माना जाता है, ऐसा यूजीसी नेट में दोस्तों प्रश्न आया हुआ है पहले। यानी यह जो सिद्धांत है घड़ी की दिशा से परिधि की ओर, ये किस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है या किसको प्रदर्शित करता है, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, कि ये सहायक अनुक्रम को, यह किसे प्रदर्शित करता है भाई, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों ये सहायक अनुक्रम के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों घड़ी की दिशा से परिधि की ओर, ये किसका उप सिद्धांत है, तो ये है स्थानीय समीपता का। ये है किसका सिद्धांत है दोस्तों, तो ये स्थानीय समीपता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ये स्थानीय समीपता का क्या है दोस्तों, सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत से बड़ा प्रश्न नहीं आया हुआ है, इस सिद्धांत से केवल इतना पूछा जा सकता है दोस्तों कि यह सिद्धांत जो है वो इसमें उप सिद्धांत कौन से हैं। तो उप सिद्धांतों का विवरण यहाँ से क्या है दोस्तों, कई बार लिया गया है, और यहाँ से यूजीसी नेट में दोस्तों घड़ी की दिशा से परिधि की ओर लिया गया है। तो ये किसका पार्ट है, तो ये है किसका पार्ट है, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत का। और किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये स्थानीय समीपता से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे दोस्तों चौथा सिद्धांत अपना यहाँ से, यानी सिद्धांत नंबर 4। और सिद्धांत नंबर 4 की बात करें दोस्तों, सिद्धांत नंबर 4 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत नंबर 4 जो है दोस्तों ये है परिमाप का सिद्धांत। ये है किसका सिद्धांत, तो आप याद रखिएगा परिमाप का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, तो आप याद रखिएगा मित्रों ये है परिमाप का सिद्धांत। और ये परिमाप का सिद्धांत जो है दोस्तों सहायक अनुक्रम का, यह सिद्धांत किसकी वकालत करता है, तो सबसे पहले तो छोटी छोटी बातों से अपन शामिल कर लेते हैं दोस्तों। यह सहायक अनुक्रम का सिद्धांत जो है, सहायक अनुक्रम का सिद्धांत जो है वो किसकी बात करता है दोस्तों, सहायक अनुक्रम का यह सिद्धांत जो है वो किसकी बात करता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। यह सिद्धांत किसकी बात करता है,
उसको आप याद रखिएगा। देखो क्या याद रखना है दोस्तों, यह है पुस्तक के आकार, पुस्तक के आकार की वकालत करता है। किसकी वकालत करता है दोस्तों? पुस्तक के आकार, पुस्तक के आकार की क्या करता है? आकार पर जोर देता है। पुस्तक के आकार पर क्या करता है दोस्तों? आकार पर जोर देता है। और एक बात भी करता है दोस्तों, किसकी बात करता है? देखो पुस्तक के आकार पर जोर देता है। आकार का मतलब यानी वो किस स्वरूप में है, यानी किस स्वरूप में है दोस्तों। और ये स्वरूप जो है, इस स्वरूप को भी वो दो भागों में प्रदर्शित करता है। इस स्वरूप को भी वो क्या करता है दोस्तों? दो भागों में प्रदर्शित करता है। दो भाग कौन से? तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। दो भाग कौन से? पहला भाग है दोस्तों वो है मात्रा वृद्धि, वो है पहला भाग तो है दोस्तों मात्रा वृद्धि। मात्रा वृद्धि का सिद्धांत पहला तो है दोस्तों मात्रा वृद्धि का सिद्धांत। और बात करेंगे दूसरे की दोस्तों, तो दूसरा जो है वो बनेगा मात्रा कमी का सिद्धांत। दूसरा बन जाएगा मात्रा कमी का सिद्धांत। यानी किस में तो है वृद्धि और किस में है दोस्तों कमी, उन दोनों की क्या करता है? ये वकालत करता है। अब देखो कमी की बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो वृद्धि की बात करेंगे, उसके बाद में क्या बात करेंगे? कमी की बात करेंगे। यानी वृद्धि में बात करेंगे दोस्तों, जैसे वृद्धि में आपने ले लिया कहीं पर बी ले लिया, वृद्धि में आपने क्या ले लिया दोस्तों? बी ले लिया। बी यहां पर आप बात करेंगे बी भी किसके अकॉर्डिंग लिया अपन ने, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, बी सीसी का 6th रिवाइज एडिशन। और इस रिवाइज एडिशन के अकॉर्डिंग अपन क्या ले रहे हैं? उसके अपन ले रहे हैं बी। और बी के बाद में मेन बी लेंगे अपन, जो मात्रा में वृद्धि बता रहा है वो है B6। वो क्या है दोस्तों? B6। और इस B6 के आगे अपन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो अपन लेंगे B61, ऐसे ही B62, B63, ऐसे अपन क्या लेंगे दोस्तों? पार्ट लेंगे। यानी एक तो आपके समझ में आ गया होगा, एक चीज तो आपके यहाँ से समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ये B क्या है। यानी अकॉर्डिंग टू सीसी, और सीसी का भी कौन सा एडिशन? 6 एडिशन। तो बी जो है दोस्तों, बी जो है वो है मैथमेटिक्स। बी जो है दोस्तों वो है क्या है? बी जो है वो है दोस्तों मैथमेटिक्स। और बात करेंगे इस मैथमेटिक्स में B6 क्या है दोस्तों? तो B6 जो है वो प्यारे मित्रों, B6 जो है वो है ज्योमेट्री। B6 जो है दोस्तों वो क्या है? ज्योमेट्री है। और ये ज्योमेट्री जो है वो आगे किस किस चीज को प्रदर्शित करती है। यानी अब आपको एक तो पता चल गया कि अपन ने बी लिया है, तो बी में B6 क्या है? तो B6 दोस्तों ज्योमेट्री है। अब B61, B62, B63 ये ज्योमेट्री के ही पार्ट हैं। ज्योमेट्री के क्या पार्ट हैं दोस्तों? तो सबसे पहले तो अपन लेंगे B61 को, तो दोस्तों ये तो है लाइन, ये तो है क्या दोस्तों? लाइन। उसके बाद में B62 है दोस्तों वो है प्लेन, B62 जो है दोस्तों वो है प्लेन। और B63 जो है दोस्तों ये है क्या दोस्तों? ये है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन बोले तो 3 आयाम, ये बोले तो क्या दोस्तों? 3 आयाम। 3 आयाम जो है दोस्तों प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? तो वही बात देखो, एक विषय के साथ में एक विषय के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले एक विषय जो था वो केवल बी जो था वो मैथमेटिक्स था, धीरे धीरे उसकी मात्रा में वृद्धि प्रदर्शित की गई B6 के माध्यम से, उसके बाद में B61 के माध्यम से, B63 के माध्यम से और B62 के माध्यम से। यानी करने का मतलब पहले B था, B6, B61, B62, B63, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो ये प्रदर्शित कर रहा है मित्रों, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको? ये प्रदर्शित कर रहा है विषयों को, उनकी मात्रा में क्या हो रही है? बढ़ोतरी के माध्यम से ये क्या कर रहा है दोस्तों? प्रदर्शित कर रहा है। तो मात्रा में वृद्धि यानी पुस्तकों के आकार या उसके स्वरूप में क्या भाई? स्वरूप में वृद्धि। परिमाप का मतलब ही दोस्तों मापना होता है। परिमाप का मतलब ही क्या होता है? मापना होता है। परिमाप का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? मापना होता है। और ये मापना जो है वो दो आधारों पर है, एक तो है वृद्धि और दूसरा जो है दोस्तों वो है क्या भाई? कमी। अब देखो अपन बात करेंगे सीसी के अकॉर्डिंग, यानी किसके अकॉर्डिंग? सीसी के 6 एडिशन के अकॉर्डिंग। 6 में भी कौन सा? तो 6 में भी रिवाइज एडिशन के अकॉर्डिंग। यहाँ भी बात करेंगे दोस्तों तो अपने पास एक सब्जेक्ट बन जाएगा, अपने पास सब्जेक्ट बन जाएगा लाइब्रेरी साइंस। अपने पास सब्जेक्ट बन जाएगा क्या भाई? लाइब्रेरी साइंस। ये लाइब्रेरी साइंस 1 है दोस्तों, यानी 2 है। यानी ये लाइब्रेरी साइंस जो है दोस्तों ये कितना है? तो ये लाइब्रेरी साइंस जो है मित्रों वो 2 है। यानी लाइब्रेरी साइंस कितना है भाई? 2 है। बात करें दोस्तों इस लाइब्रेरी साइंस के घटते हुए पार्ट, यानी लाइब्रेरी साइंस एक बड़ा पार्ट है। इस बड़े पार्ट में अगर बात करें दोस्तों अपन, तो लाइब्रेरी साइंस में बन जाएगा वर्ड लाइब्रेरी। वर्ड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइंस तो वही बनेगा दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस तो वही 2 का 2 ही रहेगा। वर्ड लाइब्रेरी के लिए अपन ने कोड ले लिया। वैसे तो विश्व के लिए नेमोनिक्स तो कहता है कि वर्ड के लिए 1 लेना है दोस्तों, लेकिन अपन ने यहाँ वर्ड के लिए 11 ले लिया है, 11 ले लिया है तो समृद्धि साई की, बोले तो नेमोनिक्स ही है। तो वही बात करेंगे दोस्तों वर्ड के बाद में, तो वर्ड के बाद में आ जाएगी दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी।
वर्ड के बाद आ जाएगी कौन सी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। और नेशनल लाइब्रेरी से भी बात करें दोस्तों सीधा सीधा, तो ये नेशनल लाइब्रेरी जो है वो बन जाएगी 213, यानी यहाँ पर अपन ने 12 नहीं लिया है दोस्तों, 213 ले लिया है। 13 के बाद में बात करेंगे दोस्तों नेशनल से, तो नेशनल से अपन ले लेंगे स्टेट लाइब्रेरी। नेशनल से ले लेंगे क्या भाई, स्टेट लाइब्रेरी। अब देखो एक लाइब्रेरी बड़ा पार्ट था, उस लाइब्रेरी के बड़े पार्ट को क्या किया दोस्तों अपन ने, छोटा पार्ट किया है। छोटा पार्ट मतलब सबसे पहले बड़ी लाइब्रेरी वर्ड लाइब्रेरी, वर्ड लाइब्रेरी से अपन छोटे लाइब्रेरी में आ गए नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल से आ गए कहाँ भाई, स्टेट लाइब्रेरी। स्टेट लाइब्रेरी को सीधा सीधा कोड दे दिया, 2 तो है ही लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद 14। उसके बाद में अपन ने दे दिया दोस्तों रीजनल लाइब्रेरी। रीजनल मतलब क्षेत्रीय पुस्तकालय, और क्षेत्रीय पुस्तकालय को भी अपन ने दे दिया 215। ऐसे ही अपन ने दे दिया दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ऐसे ही अपन ने नाम दे दिया क्या, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। और बात करेंगे दोस्तों इस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की, तो ये आपसे बन जाएंगे कितने भाई, 216। यानी कहने का मतलब जो अपन ने एक तो मात्रा में वृद्धि प्रदर्शित की थी, वो मात्रा में वृद्धि, और ये क्या है दोस्तों, मात्रा में कमी है। यानी वृद्धि और कमी दोनों आपने यहाँ पर देखी है दोस्तों कि कमी कैसे प्रदर्शित की जा रही है और वृद्धि जो है वो कैसे। लाइब्रेरी साइंस 2 है दोस्तों, वर्ड लाइब्रेरी। अगर नेमोनिक्स होता तो यहाँ पर केवल एक ही प्रदर्शित होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ से सीधा सीधा बना दिया 211। ऐसे ही दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी 213, स्टेट लाइब्रेरी 214, रीजनल लाइब्रेरी 215 और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी क्या है दोस्तों 216 है। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस जो है दोस्तों वो सीखने में बहुत ही कारगर है। अगर आप बार बार इनको देखेंगे या बार बार इनके बारे में जानकारी करेंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे, खुद लिखेंगे कॉपी में, तो ये सारे सिद्धांत जो है वो हूबहू आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, याद हो जाएंगे। यहाँ से जैसा मैंने आपको बोला ना, यहाँ केवल और केवल आपका क्या लेखन कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा या बहुत महत्वपूर्ण महत्ता रखेगा। कैसे रखेगा दोस्तों, आप इनको लिखेंगे तो ये सारे डाटा क्या होंगे, आपके दिमाग में होंगे। मैं दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस का एक और रूप आपके सामने रखूंगा। एक वीडियो में अगर मैं बहुत सारी बातें यहाँ करूंगा तो वो सारा काम जो है वो आपके ऊपर नीचे हो जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उन चीज़ों को एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। जैसे अपन ने शुरुआत की है दोस्तों कहाँ से, तो अपन ने शुरुआत की है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस से, सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों से। और ये सहायक अनुक्रम के सिद्धांत जो है वो पुस्तकालय में पुस्तकों को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापन की क्या करते हैं, वकालत करते हैं। क्यों करते हैं, इससे पाठक को आसानी से क्या हो सके, पुस्तकें प्राप्त हो सके। और ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को भी क्या करते हैं दोस्तों, ये उसमें भी क्या करते हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं भाई, निभाते हैं। तो एक तो पहला काम तो ये है दोस्तों, ये सिद्धांत किसने बनाए, तो ये सिद्धांत जो है डॉक्टर S.R. रंगानाथन ने बनाए, यानी फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस किसे कहा जाता है, तो S.R. रंगानाथन को कहा जाता है। अलग अलग सिद्धांत बनाए गए दोस्तों, कौन कौन से सिद्धांत थे, तो 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। प्रवृत्ति काल का सिद्धांत, प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत, स्थानीय समीपता का सिद्धांत, परिमाप का सिद्धांत, जटिलता वृद्धि का सिद्धांत, प्रमाणिक अनुक्रम का सिद्धांत, साहित्यिक मांग का सिद्धांत, वर्णानुक्रम का सिद्धांत। और इन सिद्धांतों में किसका स्वरूप कैसे बताया गया दोस्तों, उसकी बात की गई है। पहला काल का सिद्धांत है, काल में Q क्या था, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, साथ ही अपन ने यहाँ से शामिल किया दोस्तों। इसके अलावा प्रवृत्ति विकास का सिद्धांत L को शामिल किया है। L9 क्या है, L9B, L9C, L9D और L9E क्या है वो अपन ने बात की है। साथ ही अपन ने यहाँ पर बातें की है दोस्तों किसके, तो वो बात की अपन ने स्थानीय समीपता की, कि स्थानीय समीपता क्या करती है, किस चीज़ को कैसे इंडिकेट कर रही है, कैसे बता रही है। तो घड़ी की परिधि का सिद्धांत पहले यूजीसी नेट में आया हुआ है। साथ ही अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है पुस्तक के आकार की, यानी कैसा आकार है और इस आकार को कैसे प्रदर्शित किया गया है, किन स्वरूपों में इसको शामिल किया गया है, वो सारी बातें अपन ने क्या की है दोस्तों इस वीडियो सेशन में अपन ने बात की है। ये सारी बातें आप 2-3 बार देख लेंगे तो आसानी से आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस का ये जो पार्ट 1 है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका पार्ट 2 आपको और देखने को मिलेगा, वो भी आप जीत कोचिंग सीकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से जो भी आपको कंटेंट देखने हैं वो सारे के सारे आपके लिए क्या रहेंगे दोस्तों, अवेलेबल रहेंगे। एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।